हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरव्यू क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय बजट 2024 को कंप्लीट देखेंगे। ये वीडियो जो आपकी होने वाली है ये आपके यूकेपीएससी आरओ मेंस के पर्पस से बनाई गई है, ताकि आपको मेंस में भी कोई दिक्कत ना हो और वनडे एग्जाम में भी अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी सारा डेटा फैक्चुअल रखा गया है। जो डेटा है उसके हमने लास्ट में रखा हुआ है, उससे पहले हमने स्टार्टिंग में योजनाओं से रिलेटेड और जो मेंस के लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को पहले रखा हुआ है। तो आप लोग को अगर डेटा देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं, लास्ट तक रुकेंगे तो आप लोगों को सारा फैक्चुअल डेटा एक साथ रखा गया है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। पीसेस मेंस में आपके काम आने वाले लोअर पीसेस का जो फॉर्म आया है अभी आने वाला है आगे, उसमें और एफआरओ जो वैकेंसीज आने वाली हैं लेक्चरर की ELT सभी सारे एग्जाम्स में जहाँ भी आपका बजट पूछा जाता है, क्योंकि बजट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में सिर्फ बजट ही मैक्सिमम टाइम पर पूछा जाता है और उससे क्या क्या सवाल बनते हैं वो सारे के सारे सवाल हम इसी एक वीडियो में कंप्लीट कर जाएंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज अपनी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट बजट 2024-25 को। तो देखिए, जो इस बार का बजट है 2024-25 का वो 23 जुलाई को पेश किया गया है। ठीक है, डेट याद आनी चाहिए आपको। 2024-25 में सरकार खर्च करेगी तो कितने रुपए खर्च करने वाली है, तो 48.20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो जो भारत का पहला बजट था वो 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो था वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था RK शनमुखम चेट्टी द्वारा। ये मैंने आपसे सवाल अपने कम्युनिटी पेज पे भी पूछा हुआ था। ठीक है, अधिकतम बार जो बजट पेश किया गया है वो मोरारजी देसाई द्वारा पेश किया गया है 10 बार, और उसके बाद अगर हम बात करें तो P चिदम्बरम ने 9 बार पेश किया है और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार पेश किया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 112 जो है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, जिसके तहत ये बजट पेश किया जाता है। बजट का एज इट इज़ जो नाम है वो क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, और जो 2024 का बजट है वो निर्मला सीतारमण का 7वां बजट था। ठीक, तो ये आपका जो फरवरी का अंतरिम बजट को मिलाने के बाद जो है ये उनका 7वां बजट था। तो ये आपको ये याद रखना है कि निर्मला सीतारमण जी ने ये 7वीं बार अपना बजट पेश किया। तो अगर हम बात करें अंतरिम बजट आखिर होता क्या है, तो अंतरिम बजट क्या होता है, कई बार पेपर में पूछा गया है तो स्टेटमेंट में आ जाता है आप लोगों के लिए। तो अंतरिम बजट जो होता है वो हमारा आम चुनाव से पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया वित्तीय विवरण पूर्ण बजट पेश होने तक सेवानिवृत्त हेतु। ठीक है, यानी कि जो आपके आम चुनाव आने वाले होते हैं उसी साल के आते सरकार जो है आपका अंतरिम बजट पेश करती है आपका, और ये तब तक वैलिड रहता है जब तक क्या आता है आपका नेक्स्ट जो बजट है वो पेश नहीं किया जाता है। यानी तब तक जो सेवा में क्या कहते हैं कंटिन्यूटी जो बनाए रखनी है सर्विस सेक्टर्स में, वो सबको मेंटेन करने के लिए आपका अंतरिम बजट को पेश किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो चुनाव से पूर्व आपका पेश किया जाता है वित्तीय विवरण। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल आता है कि लेखा अनुदान क्या होता है। तो देखो, लेखा अनुदान क्या है कि आर्टिकल 116 कहते हैं, लेखा अनुदान जो है आपका आर्टिकल 116 में है वर्णित, वे पूर्ण बजट से पहले पेश होता है। ये भी क्या कहते हैं आपका जो पूर्ण बजट पेश होने वाला था उससे पहले पेश होता है, लेकिन इसमें किसकी बात नहीं की गई होती, तो चुनाव से रिलेटेड कोई भी बात इसमें नहीं होती है। ठीक है, जो ये आपका अंतरिम बजट है ये क्या कहता है कि जिस वर्ष क्या कहते हैं आपका चुनाव होने वाले होते हैं उससे पहले जो सरकार है वो अंतरिम बजट पेश करती है, तो इसमें चुनाव से रिलेटेड बात की जाती है, लेकिन इसके अंदर लेखा अनुदान में चुनाव से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होती है। यही फ़र्क होता है अंतरिम बजट और लेखा अनुदान में। अगर हम बात करें तो बजट तैयार करने हेतु जो नोडल निकाय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला आपका होता है बजट प्रभाग जो आर्थिक मामलों का विभाग होता है, और उसके साथ आपका वित्त मंत्रालय और नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों से परामर्श भी लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें हम तो रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश होना शुरू कब से हुए, तो 2017 में पहली बार कह रहा हूँ, मतलब कि इसके पहले मतलब कि आपका रेल बजट और ये क्या आते हैं आपका आम बजट जो है दोनों साथ में पेश होते थे, लेकिन फिर बाद में इसे चेंज कर दिया गया। आम बजट और रेल बजट दोनों क्या आते हैं अलग अलग पेश होने लगे। उसके बाद ये दोबारा से आपका 2017 से एक साथ पेश होना स्टार्ट हुए। ठीक है, तो ये आपको तो पूछा जाता है कई बार पेपर में कि क्या आते हैं रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश होना कब से शुरू हो गए, तो 2017 से। बजट की चरण की बात करते हैं तो इसमें भी कई बार क्रोनोलॉजी आती है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपसे पूछ लेगा कि इसमें बता दीजिए कि मतलब कौन सा चरण पहले आता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बजट पूर्व परामर्श के पहले होता है। ठीक है, हितधारक और सहभागिता लोग इसमें परामर्श देते हैं, और फिर उसके बाद होता है आपका डेटा संग्रहण और विश्लेषण किया जाता है कि आपका जो भी डेटा है उससे रिलेटेड उसे कलेक्ट करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे।
उसके बाद आपका बजट का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद कैबिनेट इसे मंजूर करेगी और उसके बाद आपका वो जो बजट भाषण यानी कि प्रस्तुति होगी आपका वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपका संसदीय अनुमोदन किया जाता है, जिसमें सामान्य चर्चा होती है इसके रिलेटेड, बजट के ऊपर जो बहस होती है संसद के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपका बजट का कार्यान्वयन किया जाता है और उसके बाद आपका संशोधन या फिर अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाता है। अगर हम बात करें कि 7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2029 से 30 में रखा गया है और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है वो आपका 2026 से 27 का रखा गया है। अंतरिम बजट में किए वादे की अगर हम बात करें तो 1 फरवरी 2024 को यह अंतरिम बजट आपका पेश किया गया था। इसमें क्या आते हैं, ये बात की गई थी ज्ञान यानी 4 कास्टों की बात की गई थी। तो G फॉर है आपका गरीब और Y फॉर युवा और आपका A फॉर अन्नदाता यानी किसान और N फॉर नारी यानी महिला। तो यह ज्ञान की बात करता है यानी 4 कास्टों की बात करता है और MSP में जो लागत का 50% जो मार्जिन है उसकी बात करता है। तो ये वादे कुछ अंतरिम बजट के अंदर किए गए थे। अब जो 2024-25 में बजट है उसमें इनमें से देखो क्या आते हैं, कुछ चीज़ें पे फोकस किया गया है। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, तो आपका पहला है रोजगार, कौशल, प्रशिक्षण, मध्यम वर्ग और क्या आते हैं, ये इनकी जो है प्राथमिकताएं थी, ठीक है। तो ये अगर आपका इनमें से कोई भी सवाल आता है, ये तो थे ही, ठीक है, जो 4 कास्ट हैं ये तो हैं ही। अगर इसके अलावा इनमें से भी कोई आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी इसमें क्या था, बजट में फोकस में थे, रोजगार, कौशल, प्रशिक्षण और मध्यम मार्ग। बजट की प्राथमिकताओं की बात करते हैं तो पहले आप देखिए कि कृषि में उत्पादकता और अवमूल्यनीयता की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या प्राथमिकताएं दी गई हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है। तो इसमें देखिए जलवायु अनुकूल नई किस्मों के शुरू करने की बात की गई है कि जो भी हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड क्या आते हैं नई किस्में हैं उनको लगाया जाए और उनका यूज़ किया जाए। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने कि 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च किस्मों को तैयार करने की बात की है, ठीक है। और नेचुरल कृषि को बढ़ावा देने की बात की गई है। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आधान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो लगभग 10,000 क्या आते हैं आपके जैव आधान संसाधन केंद्र आपके स्थापित किए जाने वाले हैं। और आपका आत्मनिर्भरता हेतु दलहन और तिलहन मिशन यानी कि इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी ये सारी की सारी मतलब आपका तिलहन की फसलें आती हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं तो देखो सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला हेतु क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। वह किसान क्या आते हैं, वह किसान की बात की जाएगी। तो देखो किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, ये सारी की सारी चीज़ें आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्होंने कहा है इसके अंदर। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि इसके लिए क्या करना है, क्लस्टर बनाए जा रहे हैं किसके लिए, सब्जी उत्पादन के लिए और आपका किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समिति और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात की गई है। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो किसान क्रेडिट जारी करने की बात की गई है 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, एक तो डिजिटल सर्वेक्षण होगा, झींगा उत्पादन का निर्यात को बढ़ावा देने की बात की गई है और राष्ट्रीय सहकारिता नीति को अपनाने की बात की गई है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए आपकी राष्ट्रीय सहकारिता नीति अपनाएगी सरकार। आगे बात करते हैं हम, सेकंड पॉइंट हमारा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण रोजगार संबंध को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो देखो इसमें है आपका रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू की गई हैं। पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए नव नियुक्ति यानी 15,000 रुपये आपका 3 किस्तों में अधिकतम दिए जाएंगे, ठीक है। और जो आपका विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए बात की गई है कि कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों का सहयोग मिलेगा, ठीक है। और नियोक्ताओं को सहायता के लिए आपका EPFO अंशदान हेतु 2 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जो कि क्या आता है आपका EPFO जो होता है वो आपका PF जहाँ से कटता है ये यानी कि वो संस्था EPFO है, ठीक है। आगे हम बात करें तो कामगारों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात की गई है। तो कामगाजी महिला हॉस्टल और शिशु गृह, महिला स्व सहायता समूह, इन सभी को बढ़ावा देने की बात की गई है, ठीक है। और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने की बात कही गई है, जिसमें कहा है कि आपका 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और कौशल प्रशिक्षण के लिए ऋण भी दिया जाएगा। तो 25,000 छात्रों को सहायता दी जाएगी। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया गया है लेकिन इतना कहा गया है कि 25,000 छात्रों को क्या होता है, सहायता दी जाएगी। और शिक्षा ऋण देने की बात की गई है। तो इसमें कहा है आपका कि 10 लाख तक का ऋण भारत में हायर एजुकेशन के लिए दिया जाएगा और 3% ब्याज जो है वो सरकार खुद देगी उस ऋण का, जो भी ब्याज होगा, है।
समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय से रिलेटेड उन्होंने कुछ बात कही है। तो इसमें क्या कहा है इन्होंने, तो देखो इसमें आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे जो पूर्व क्षेत्र के विकास हेतु पूर्वोदय योजना चलाने की बात की गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पूर्वोदय योजना किसके लिए है, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और जो भी पूर्वी क्षेत्र हैं उन सभी के लिए पूर्वोदय योजना चलाई जा रही है। ठीक है। और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक आपका गलियारा इसे क्या कहते हैं निर्माण करने की बात की गई है। तो इसमें क्या है, गया से औद्योगिक केंद्र, गया में जो आपका औद्योगिक केंद्र है उसके लिए 26,000 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, सॉरी, गया में जो औद्योगिक केंद्र है उसे लगाने की बात की गई है, किसके तहत, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा के तहत। और इसी के साथ हम बात करें तो देखो इस बार बिहार का काफ़ी बड़ा रोल रहा है गवर्नमेंट बनाने में, तो उसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो उसमें एक ये भी है आपका कि बिहार में जो रोड निर्माण है उसके लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज, खेलकूद अवसंरचना, बिजली निर्माण हेतु देखो 21,400 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। ये सारा पैसा आवंटन किया गया है किसको, तो बिहार सरकार को किया गया है, मतलब बिहार राज्य को। आंध्र प्रदेश और पुनर्गठन अधिनियम यानी कि जो आपकी राजधानी थी अभी वो क्या कहते हैं इनकी बनी नहीं थी अलग से, तो इसीलिए क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश के जो पुनर्गठन अधिनियम है उसके तहत राजधानी निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और पोलावरम परियोजना हेतु वित्त पोषण दिया गया है, और महिलाओं के आर्थिक विकास में भूमिका बढ़ाने हेतु 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान यानी कि इसके अंदर आपका 63,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा, जिसमें आपका जो क्या कहते हैं जो जनजातीय ग्राम जो भी गांव है उनको क्या कहते हैं उन्होंने मतलब डेवलप करने का काम करेगी सरकार। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक शाखाएं खोलने की बात की गई है, जिसके लिए आपका भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 शाखाएं स्थापित होंगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यानी कि आपका जो भी नॉर्थ ईस्ट की जो भी हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम थोड़ा कम है, इसकी वजह से वहाँ पे ये आपका भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 शाखाएँ खुलने वाली हैं। विनिर्माण और सेवाएं एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सहायता दी जाएगी। तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सहायता में आपका विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना चलाई जा रही है। साथ ही आपका एमएसई ऋण के लिए नया आकलन मॉडल तैयार किया गया है, और मुद्रा ऋण 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। तो देखो जो मुद्रा ऋण मिलेगा किसको, 10 लाख से 20 लाख तक का वो मिलेगा आपका जिन्होंने क्या था तरुण श्रेणी के तहत लोन लेकर चुका दिया था। तो जिन्होंने चुका दिया है, ठीक है, उससे उन्हीं लोगों को 10 लाख से बढ़ाकर अब 20 लाख तक का लोन देगी सरकार। इसके साथ 50 मल्टी प्रोडक्ट इकाइयों का स्थापना की गई है, जिसमें आपका 100 NABL मान्यता प्राप्त लैब होंगी। ठीक है। और ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही आपका विनिर्माण और सेवाओं के संवर्धन के उपाय, शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए सरकार ने कहते हैं 5,000 रुपये प्रति माह देने वाली है। तो आपको ये पता ही है कि काफ़ी न्यूज़ में था कि इंटर्नशिप के लिए आपको 5,000 रुपये प्रति माह देने की बात की गई है, जिसमें आपके 500 टॉप कंपनियां होंगी। ठीक है। और ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कंपनियों के ऊपर कि वो मतलब कि इंटर्नशिप में किसको लेंगे, वो उनके ऊपर मतलब खुद के ऊपर है। और 12 औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है, जिसमें आपका क्रिटिकल मिनरल मिशन की स्थापना भी की गई है। ठीक है। और शहरी विकास से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपका महिलाओं द्वारा घर लेने पर स्टैम्प ड्यूटी को कम कर दिया गया है, और साथ ही 100 हॉट स्ट्रीट मार्केट और स्ट्रीट फूड हब की स्थापना की जाने की बात की गई है, और लगभग 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है। और 100 बड़े शहरों में वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगाने की बात की गई है, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ निवेश 1 करोड़ शहरी गरीबों की मदद के लिए दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये है आपका, देखो इससे रिलेटेड जो भी पेपर में सवाल आएगा बस एक बार पढ़ना है, बहुत ज़्यादा रटना नहीं है इसमें डायरेक्टली। कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख के जाना है, जो कि क्या आता है एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन एक बार बजट पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऊर्जा सुरक्षा से रिलेटेड देखो बात की गई है, तो आपको यहाँ कहा गया है कि भारत स्मॉल रिएक्टर्स की स्थापना की जाएगी, और NTPC और BHEL पार्टनरशिप करके 800 मेगावाट का कॉमर्शियल प्लांट लगाएंगे, दोनों के दोनों। ठीक है। और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सोलर पैनल द्वारा लगाया जाएगा, 1 करोड़ घरों को फ़ायदा पहुँचेगा इससे, और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो ये आपसे डायरेक्टली ऐसे सवाल पेपर में पूछ लिया जाता है। अब संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 11.11 लाख करोड़ आपका जो है इसके लिए दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और GDP का ये 3.4% है। राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का क्या आता है आपका इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन दिया जाएगा।
साथ ही आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण जो चौथा चरण है उसे प्रारंभ किया जाएगा। और कोसी मेची लिंक और बिहार बाढ़ से निपटने हेतु 11,500 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। असम, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल हेतु सहायता दी जाएगी। इसमें भी एग्जैक्ट अमाउंट बताया नहीं गया है कि कितना अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन इसमें बाढ़ उड़ की आपदाएं बहुत सारी देखने को मिलती हैं, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि सहायता दी जाएगी। और साथ में आपका विष्णुपाद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास बिहार में किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे क्या कहते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर इसको देखा जाएगा। ठीक है, तो जो ये पहले से चली आ रही थी आपकी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, इसी के तर्ज पे ही क्या आता है, विष्णुपाद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का भी विकास करने की बात की गई है। साथ में कहा गया है कि राजगार और नालंदा का विकास किया जाएगा और उड़ीसा और पर्यटन विकास हेतु कार्य दोनों में इसमें किए जाएंगे। ठीक है, नवाचार और अनुसंधान और विकास की अगर हम बात करें तो इसमें आपका नेशनल रिसर्च फंड हेतु 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं और स्पेस इकोनॉमी के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें आपका अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 10 साल में 5 गुना बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कितने साल में 5 गुना बढ़ाने पर जोर दिया गया है, तो 10 साल के अंदर। अगली पीढ़ी के सुधार। ठीक है, अगली पीढ़ी के सुधार के लिए क्या बात की गई है, तो भू आधार की बात की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों हेतु जमीन का डेटा कलेक्ट किया जाएगा और भूमि मैपिंग की जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो था आपका क्या कहते हैं इससे रिलेटेड। अब हम देखते हैं सीधे फैक्ट से रिलेटेड, जो डायरेक्टली सवाल पेपर में बनते हैं, जो फैक्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें बात की गई है कि राजस्व प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट इस बार का कितना रहा है, तो 2024-25 के लिए जो अनुमान है वो 31.3 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है कि राजस्व प्राप्ति इतनी होगी। और राजस्व प्राप्ति जितनी ज़्यादा होती है सरकार को उतना मत है कि सरकार का जो क्या कहते हैं बजट है वो सही होता है। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम बात करें तो पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो ये 2024-25 में इसका अनुमान 16.9 लाख करोड़ रुपए का है कि जो कैपिटल आपका रिसिप्ट है वो इतना रहने वाला है। और कुल प्राप्ति की अगर हम बात करें तो 48.2 लाख करोड़ रुपए की रहने वाली है। ठीक है, राजस्व व्यय की बात करते हैं। देखो राजस्व प्राप्ति यानी कि जो भी आपका इनकम टैक्स और जीएसटी जो भी आता है वो राजस्व प्राप्ति कहलाता है। पूंजीगत प्राप्ति यानी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये भी सारी चीज़ें करी हैं, वो सारे का सारा जो पैसा आता है वो या फिर लोन हम जो भी लेते हैं वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है। ठीक है, और जो आपका राजस्व व्यय है, व्यय का मतलब क्या होगा, खर्चा। ठीक है, तो जो भी हमारा पैसा जा रहा है, जो भी हम दे रहे हैं गवर्नमेंट्स को, मतलब जो भी राज्यों को पैसा जा रहा है या फिर क्या कहते हैं आपका पेंशन के रूप में जा रहा है, किसी भी चीज़ में जा रहा है, सब्सिडी में, तो वो राजस्व व्यय होता है। तो राजस्व व्यय जो है आपका वो 2024-25 में 37.1 लाख करोड़ रुपये का है। और इसके साथ बात अगर हम करें तो पूंजीगत व्यय की, तो एक आपका जो भी हम कहते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनता है उस पर जो पैसा लगाती है सरकार, वो आपका कितना है, 15 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो राजस्व व्यय यानी खर्चा आपका क्या कहते हैं इनकम से कम होना चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे देखो ये जो आपका खर्चा है वो आपका क्या कहते हैं इनकम से ज़्यादा है। 37 लाख का खर्चा है और क्या कहते हैं आपका 31 लाख करोड़ का आपका वो है राजस्व प्राप्ति है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है, तो आपका 4.9% रहने का अनुमान है और जो लक्ष्य रखा गया था वो 4.5% का लक्ष्य रखा गया था कि इतना रहना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पैसा आता कहाँ से और पैसा जाता कहाँ पर है। तो देखो जो सबसे मेन चीज़ है कि जो पैसा आता है सबसे ज़्यादा वो आता है आपका लोन और देयता से आता है 27%, और उसके बाद आपका आयकर से आता है यानी इनकम टैक्स से 19%, और उसके बाद आपका जीएसटी और अन्य टैक्सेस से 18% आता है, और उसके बाद आपका निगम कर से 13% और नॉन टैक्स प्राप्ति आपकी 9% और एक्साइज ड्यूटी से आपका 5% पैसा आता है। और ज़्यादा कहाँ पे है, तो आपका राज्यों को जाता है 21% सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद ब्याज देने में जो भी आपका सरकार लोन लेती है तो उसमें 19% जाता है, और उसके बाद केंद्रीय योजनाएं जो होती है उसमें 16%। अब हम बात करें केंद्रीय वित्तीय पोषी योजना में कितना लगता है, तो 8% पैसा वहाँ जाता है। ठीक है, तो रक्षा पे आपका 8%, सब्सिडी पे आपका 6% और पेंशन पे आपका 4%, ये पैसे आपके खर्च होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र हैं जहाँ पे पूछे जाते हैं हर बार सवाल, वहाँ पे कितना कितना खर्चा हो रहा है। तो देखो रक्षा पे किया है इन्होंने, क्या आता है 4.54 लाख करोड़, तो यहाँ पे खर्चा जो है लाख करोड़ में है, और क्षेत्र की बात की गई है तो ग्रामीण विकास में आपका 2.65, और कृषि और संबंध क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़, और होम अफेयर्स में 1.50 लाख करोड़, और शिक्षा पे 1.25 लाख करोड़, और आपका आईटी टेलीकॉम पे 1.16 लाख करोड़, और स्वास्थ्य पे आपका 89,000 करोड़। ठीक है,
और ऊर्जा पे आपका 68,000 करोड़ और सोशल वेलफेयर पे आपका 56,000 करोड़ और कॉमर्स इंडस्ट्री पे 47,000 करोड़ रुपये। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारा शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आईटी सेक्टर में कितना है, और स्वास्थ्य वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है, और कृषि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको याद रखना है कि इन पर कितना खर्चा किया है इस बार सरकार ने, ठीक है। आगे हम बात करें तो 2024-25 में जीडीपी का जो अनुमान है वो कितना रहने का अनुमान बताया सरकार ने, 6.5 से लेकर 7% के बीच में जीडीपी का अनुमान बताया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिव्यू किया जाएगा, ये कुछ और प्रावधान थे इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है क्या था बजट के अंदर। और कैंसर की जो आपकी 3 दवाएँ हैं उस पर कस्टम ड्यूटी को समाप्त करने की बात की गई है कि उस पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी जाएगी। और मोबाइल इंडस्ट्री में कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% कर दिया गया है, ठीक है। और गोल्ड सिल्वर की कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया गया है और 25 क्रिटिकल मिनरल पर कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में गेन जो टैक्स बढ़ाकर उसे कितना कर दिया गया है, तो 12.5% कर दिया गया। और जो एंजल टैक्स है, यानी कि जो भी आप नया बिजनेस खोलते हैं उस पर जो एंजल टैक्स लगता था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। कुछ टैक्स स्लैब्स को देख लेते हैं कि जो टैक्स स्लैब्स हैं आपके, तो 0 से 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 7 लाख के इनकम पे 5% है, और 7 से 10 लाख पर 10%, और 10 से 12 पे 15%, और 12 से 15 पे 20%, और 15 से प्लस अगर आप कितना भी कमाते हैं तो उस पर 30% ही टैक्स है। यानी कि आप अगर 100 करोड़ रुपए भी कमाते हैं तो डजंट मैटर, आपके ऊपर 30% ही टैक्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बात की गई है कि 7 लाख तक इनकम वाले जो है उनको टैक्स में छूट दी जाएगी। यानी कि अगर आपका 7 लाख तक की क्या कहते हैं इनकम है तो आपको क्या कहते हैं उसमें छूट ले सकते हैं अलग अलग स्कीम्स के तहत और बाकी सारी चीज़ों के तहत, मतलब उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस स्लैब से बाहर चले जाएंगे अगर आपका अपना खर्चा दिखा देते हैं तो, ठीक है। अगर हम बात करें कि बजट में योजनाओं को किस किस योजनाओं को कितना आवंटन किया गया है, तो योजनाएं आपके मनरेगा को 86,000 करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत को 7,300 करोड़ और आपका पीएलआई योजना को 6,200 करोड़ रुपए और सौर ऊर्जा जो आपकी ग्रिड से रिलेटेड है उसे 10,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जाएंगे, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 6,250 करोड़ और पीएम आवास शहरी के लिए 30,171 करोड़ और पीएम आवास ग्रामीण के लिए 54,500 करोड़ और पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आपका 4,824 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ और मिशन वात्सल्य के लिए 14,000 और 1,472 करोड़, ठीक है। तो ये कुछ डेटा था आपका क्या आते हैं बजट से रिलेटेड। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इस वीडियोज़ के मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ भी आपसे पूछा जाएगा। जो भी डेटा था मतलब जो डेटा फैक्ट वाली चीज़ें थी मैंने एक बार लास्ट में कवर कराया है और जो भी आपके मेन से रिलेटेड कोई चीज़ पूछी जा सकती है मैंने वो पहले ही कवर करा रखा है। तो और अगर आपको इससे रिलेटेड अंतरिम बजट की वीडियो देखनी हो तो अंतरिम बजट भी जो पेश किया गया था उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, तो वो मेरे आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको देखने को। और उत्तराखंड का जो बजट था उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। तो दोनों ये सारी की सारी बजट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं इतनी इनफ होंगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो भी आप देते हैं जिसमें भी आपका क्या आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बजट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच।